नमस्कार, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके IYF एजुकेशन के चैनल पे। भाई, जैसा कि आपके एग्ज़ाम का सेशन स्टार्ट हो गया है, एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं अब, तो उसी के रिगार्डिंग हम आपके लिए एक एग्ज़ाम में बेहतर तैयारी कर सके उसके लिए हम वीडियो लेके आए हैं। आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो है पॉलिटिकल साइंस की, जिसका फर्स्ट बुक है, ठीक है। और शीत युद्ध जो आज मैं टॉपिक करवाऊँगा, ठीक, शीत युद्ध। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक, इससे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे शीत युद्ध के कारण क्या हैं, शीत युद्ध के प्रभाव क्या हुए, शीत युद्ध के दायरे क्या है, विश्व स्तर पर क्या प्रभाव छोड़ा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कुछ बन के आते हैं। तो वो मैं क्वेश्चन आपको शीत युद्ध से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बताऊँगा और आप पेपर में उसको आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, हम देखते हैं शीत युद्ध है क्या। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध हम इसको बोल सकते हैं कि भाई ऐसी स्थिति जिसमें युद्ध की संभावना बनी रहती है। ठीक है ना। यानी कि इस शीत युद्ध के दौर में क्या होता है कि भाई शीत युद्ध जो उसको कहते हैं हम, जब कभी ऐसा लगे कि भाई जो युद्ध होने की जो संभावना है निरंतर बनी रहती है, ठीक है ना, उसको शीत युद्ध कहा जाता है। तो अभी शीत युद्ध का दौर एक आपका चैप्टर था जिसमें आपने पढ़ा था शीत युद्ध का दौर। तो इसको दौर क्यों बोला जाता है? तो ये दौर इसलिए बोला जाता है कि इसका जो दौर था वो था 1945 से लेके 1991 तक, ठीक है ना। यानी कि जो शीत युद्ध चला वो 1945 से लेकर 1991 तक रहा, और इस दौर को ही शीत युद्ध कहा गया। यानी कि 1945 से लेकर 1991 तक माहौल कैसा था कि भाई ऐसा लगता था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध कभी भी हो सकता है। और ये युद्ध जो थे केवल दो जो शक्तिशाली देश थे, अमेरिका और सोवियत संघ, उनके बीच निरंतर ऐसे ऐसे माहौल, ऐसे ऐसे समस्याएं, ऐसे ऐसी दुविधाएं उत्पन्न होती थी जिससे लगता था कि युद्ध अब होने ही वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता था, ठीक। इसीलिए इसको शीत युद्ध बोला गया कि मतलब शीत युद्ध में हम क्या करते हैं, ये तो था सिंपल कि भाई युद्ध की संभावना बनी रहती है। इसमें हम वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है ना, वैचारिक व शाब्दिक लड़ाई, युद्ध कह लो, ठीक है, वैचारिक या शाब्दिक युद्ध करते हैं इसमें। यानी कि इस शीत युद्ध में जो देश है, जो भी शक्तिशाली जो भी कंट्री होती है जिनके बीच युद्ध होता है, वो हथियारों की बजाय वैचारिक और शाब्दिक युद्ध करते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि भाई किसी को नुकसान नहीं होता और अपना एक जो बदला होता है वो भी पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति जिसमें युद्ध की संभावना बनी रहे लेकिन युद्ध नहीं होता है। युद्ध की संभावनाएं बनी रहेंगी कि आज युद्ध होगा, कल युद्ध होगा, लेकिन युद्ध कभी हो नहीं पाता है। लेकिन युद्ध होता है तो किसका युद्ध होता है भाई? वैचारिक और शाब्दिक युद्ध, यानी कि शब्दों से लड़ते हैं, वो आपस में एक दूसरे पर वैचारिक झगड़े करते हैं, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ शीत युद्ध स्टार्ट कैसे हुआ। तो शीत युद्ध स्टार्ट होने से पहले आपने देखा होगा 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, प्रथम और द्वितीय, ठीक, विश्व युद्ध। तो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, ठीक है ना। और वहां से एक नया साम्यवादी देश, एक मतलब रूसी क्रांति हुई और एक नया राष्ट्र बना साम्यवादी, ठीक है ना, साम्यवादी देश, जिसको सोवियत संघ कहा गया। ठीक। उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो सोवियत संघ ने भी इस द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया, ठीक। और इसमें जो जिन देशों ने हिस्सा लिया उसको 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में पार्ट लेने वाले 2 कैटेगरी के थे। एक थे मित्र राष्ट्र और दूसरे थे धुरी राष्ट्र। यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ। अब मित्र राष्ट्र में कौन कौन सी कंट्री थी? जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक। तो ये मेन मित्र राष्ट्र में शामिल थे। और धुरी राष्ट्र में थे जर्मनी,
जापान और इटली। ठीक, और इनकी जो विचारधारा थी वो थी नाजीबाजी, मतलब अलग ही, इनकी और इनकी विचारधारा अलग अलग थी। ठीक, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। ठीक, अमेरिका ने तो भाई जापान पे परमाणु बम से हमला किया। ठीक, और जापान की हालत पूरी तरीके से खराब हो गई, तभी जाकर ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो समाप्त हुआ। अमेरिका ने जब जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 परमाणु बमों से हमला किया, तब जाकर ये जो विश्व युद्ध था वो समाप्त हुआ। मतलब ये देखा गया कि भाई इतने खतरनाक घातक हथियार हैं, अगर इनसे युद्ध करना क्या है, हम सक्षम नहीं। क्योंकि पहली बार अमेरिका ने परमाणु हथियारों का प्रयोग किया और बनाया, जिसकी जो परमाणु हथियार केवल अमेरिका के ही पास थे। बाद में फिर धीरे धीरे सभी देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का निर्माण किया। तो उस समय जो सबसे घातक हथियार था परमाणु हथियार, अमेरिका ने जापान पे एक परीक्षण के तौर पे या अपनी शक्ति का वर्चस्व दिखाने के लिए उस पर मारा। अब इससे क्या हुआ कि भाई जापान की भी पावर कम हो गई, जापान भी खत्म हो चुका था, जर्मनी की भी हालत खराब थी, इटली की भी हालत खराब थी, ब्रिटेन भी 2 विश्व युद्ध की मार झेल चुका था, फ्रांस भी। तो इस वजह से क्या हो गया भाई, पूरा यूरोप जो था वो अब दोबारा इतना एक सक्षम नहीं थे कि वो पावर में रह सके। तो बचे 2 देश जो थे, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक, थे तो ये मित्र राष्ट्र में, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब अमेरिका ने जापान पर हमला किया अपनी शक्ति दिखाने के लिए, तो सोवियत संघ इससे थोड़ा नाराज हो गया कि भाई मतलब इन्होंने अपनी वर्चस्व दिखाने के लिए क्या कर रखा है, अपनी शक्ति दिखाने के लिए इस तरीके का परमाणु इस्तेमाल बनाया है। ठीक, अब धीरे धीरे यहां से क्या हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ क्या हो गए, इनके बीच में वैचारिक मतभेद आने लगे। ठीक, एक तो वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए। वैचारिक मतभेद इसलिए हो गए क्योंकि अमेरिका जो है वो उसकी विचारधारा है, अमेरिका विचारधारा है पूंजीवादी, और सोवियत संघ की विचारधारा है साम्यवादी। ठीक, यानी एक कहेगा पूर्व तो दूसरा कहेगा पश्चिम, तो दोनों कैसे सेम होंगे। इसीलिए यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ में वैचारिक मतभेद के कारण नहीं बनी। दूसरा, शक्ति प्रतिद्वंदिता। ठीक है, यानी कि अमेरिका ने जब परमाणु हथियार जापान पे प्रयोग किया, तो उसके बाद से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शक्ति की प्रतिद्वंदिता यानी हथियारों की होड़ बढ़ गई। अब परमाणु शक्ति संपन्न बनने के लिए सोवियत संघ ने भी अपने सारे संसाधन जुटाए और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। ठीक है ना, 1955 के आसपास ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो शीत युद्ध के जो प्रारंभिक जो मेन कारण रहे वो था वैचारिक मतभेद और दूसरा शक्ति प्रतिद्वंदिता। वैचारिक मतभेद मैं बता चुका हूं कि भाई दोनों की जो विचारधाराएं थी काम करने की या जो भी सरकार की जो भी संबंधित जो विचारधाराएं थी वो अलग अलग थी। एक पूंजीवादी को समर्थन करता था, दूसरा साम्यवादी को। ठीक, यानी एक राज्य नियंत्रित कहता था और दूसरा निजी हाथों में कि भाई जो भी चीजें हैं वो निजी हाथों में होनी चाहिए, उद्योग व्यवस्था जो भी। ठीक, और दूसरा था शक्ति प्रतिद्वंदिता, यानी कि भाई दोनों ही देश चाहते थे कि भाई हम एक दूसरे से क्या बने, सुपीरियर बने, शक्तिशाली बने, कि भाई हमारे ऊपर किसी का कोई प्रभाव या कोई दबाव ना रहे, हम किसी के दायरे में रह के या किसी के सीमित रह के कार्य ना करें। इसीलिए एक दूसरे से ये दोनों आगे निकलने के लिए निरंतर हथियारों की होड़ में लगे रहते थे, तरह तरह के हथियार बनाते थे, जैविक हथियार बनाते थे, केमिकल हथियार बनाते थे। तो जिससे क्या होता था भाई, पर्यावरण को भी नुकसान होता था और जान माल की हानि भी होती थी। ठीक है ना, ये एक दूसरे से मतलब शक्ति प्रतिद्वंदिता में ये एक मतलब देखा होगा सबसे पहले सोवियत संघ ने मतलब सूचना प्रौद्योगिकी मजबूत की, यानी कि सबसे पहले सोवियत संघ ऐसा देश था जिसने ह्यूमन को स्पेस में भेजा था। ठीक है ना, किस लिए, अमेरिका से आगे निकलने के लिए। तो यही प्रतिद्वंदिता के कारण जो क्या हुआ, इनके बीच में धीरे धीरे दूरियां बढ़ती गई। ठीक, जो खत्म कब हुई, 1991 में आके। तो चलिए अब मैं इसका शीत युद्ध का एक पूरा कारण बताता हूं। ठीक है, कारण बताने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या याद रखने वाली चीजें हैं आपके लिए, जो एग्जाम में एक एक नंबर 2-2 नंबर में ऐसे पूछ लेता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से 2 राष्ट्र जो थे लड़ाई कर रहे थे, वो थे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में आने वाले कौन कौन से देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ। और धुरी राष्ट्र में आने वाले थे जर्मनी, जापान और इटली। ठीक, ये याद रखना, मित्र राष्ट्र में 4 देश थे, धुरी राष्ट्र में 3 देश थे। अब अमेरिका ने जापान पर किन 2 परमाणु बमों से हमला किया था, तो एक किया था हिरोशिमा पे और दूसरा किया था नागासाकी।
ठीक है भाई, हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पे परमाणु बमों से हमला किया था। तो इन दोनों परमाणु बमों का नाम क्या था? एक था लिटिल बॉय और दूसरा था फैट मैन। हिरोशिमा नागासाकी पे इन्होंने हमला किया। हिरोशिमा नागासाकी पे 2 परमाणु बमों से हमला किया था, लिटिल बॉय और फैट मैन। एक नंबर में जो आपके 20 क्वेश्चन एक नंबर के आएंगे उसमें ये पूछ सकता है। ठीक, उसके बाद अभी इसमें है द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध कब से चला था भाई? 1939 से 1945 तक चला। ठीक, अब 1945 में जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है वैसे ही शीत युद्ध स्टार्ट हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं भाई कि शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1945 से। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में शीत युद्ध की शुरुआत हुई। तो शुरुआत होने का रीजन सबसे पहला जो 2 कारण थे वो थे वैचारिक मतभेद और दूसरा शक्ति की प्रतिद्वंदिता, एक दूसरे में शक्ति को बढ़ाने में होड़ थी। ठीक है, इसके लिए अब मैं बात करता हूँ आपको आगे इसमें कारण क्या क्या थे इसके और क्या रीजंस हो सकते हैं जिससे इसमें शीत युद्ध को बढ़ाने में सहायता है। अब बताने जा रहा हूँ मैं आपको शीत युद्ध के कारण क्या थे, क्यों शीत युद्ध जो था वो लंबा चलता रहा। ठीक है, शीत युद्ध का दौर बता ही चुका आपको, 1945 से लेकर 1991 तक चला। और इसका कारण क्या था इतना लंबा चलने का? तो सबसे पहला था वैचारिक मतभेद, दूसरा था शक्ति की प्रतिद्वंदिता, तीसरा परमाणु कार्यक्रम, पारस्परिक विरोधी, यूरोप पर साम्यवादी वर्चस्व। तो भाई ये कुछ पॉइंट्स हैं शीत युद्ध के कारण के। तो सबसे पहला जो था वैचारिक मतभेद। इस वैचारिक मतभेद में क्या था भाई कि 2 विचारधाराएं उस समय प्रकट हुई, जिसका पहला था पूंजीवाद, साम्यवाद। अब पूंजीवादी विचारधारा जो थी वो उसका समर्थन अमेरिका करता था खुले तौर पे। कहता है भाई कि जो भी संपत्ति है या स्वामित्व है वो क्या होना चाहिए? पूंजीवाद में क्या होता है? स्वामित्व निजी होता है। ठीक है, यानी कि जो भी उद्योग होंगे, जो भी कार्य होंगे, अर्थव्यवस्था जो भी होगी, अर्थव्यवस्था का आधार निजी होगा। लेकिन साम्यवाद में अर्थव्यवस्था का आधार निजी नहीं सार्वजनिक होता है। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था में स्वामित्व कैसा होता है? सार्वजनिक, यानी कि किसी एक का नहीं होगा। इसमें निजी संपत्ति को बिल्कुल भी जगह नहीं दी जाती साम्यवाद में। तो इन्हीं दोनों की विचारधारा को लेकर कि भाई जो था ये शीत युद्ध ज़्यादा चलता रहा कि बताने लगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे देश, मतलब जो भी देश इसमें शामिल होते थे वो क्या कहते थे कि वो उनके क्या कहते थे कि भाई हमारी जो विचारधारा है वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बेहतर है। यानी कि एक दूसरे की विचारधारा को ये अच्छा बताते थे, जिस वजह से शीत युद्ध जो था वो धीरे धीरे लंबा होता गया। ठीक, उसके बाद है शक्ति की प्रतिद्वंदिता, यानी कि भाई दोनों ही देश अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने में के लिए निरंतर क्या करते रहते थे? हथियारों का परीक्षण करते रहते थे। ठीक है ना, तो तरह तरह के ये नए नए हथियार, जैविक हथियार, रसायन हथियार, केमिकल हथियार, इस तरीके के वेपन्स ये बनाते रहते थे, जिस वजह से ताकि कभी भी लड़ाई हुई तो हम क्या है परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किए बिना हम क्या करेंगे, इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते थे। क्योंकि परमाणु हथियार ऐसा हथियार था कि भाई एक बार अगर हमला कर दिया तो वो संपूर्ण क्या होगा, जो भी जितना उसका प्रभाव रहेगा वो संपूर्ण जगह क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और कोई भी देश परमाणु शक्ति जो परमाणु हथियार है उसको झेलने के या उसको सहन करने के सक्षम में नहीं था। इसीलिए वो परमाणु हथियार को एक ऑप्शनल रख के अन्य हथियारों का निर्माण करते थे ताकि युद्ध में उनका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक, अब देखो इसमें एक वर्ड आता है अवरोध, ये मैं बता देता हूं। अवरोध हो गया या देतांतवाद हो गया। तो अवरोध का मतलब होता है कि भाई जब कि दोनों ही महाशक्तियां किसी भी परमाणु युद्ध जो भी युद्ध है उसका नुकसान उठाने में सक्षम नहीं है। ठीक है ना, चाहे अमेरिका और जो सोवियत संघ है वो युद्ध का जो भी प्रभाव होने वाले उन प्रभावों को उठाने में सक्षम नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि युद्ध नहीं होता है, यानी दोनों ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भरपूर क्षमता रखते हैं
जिस वजह से वो क्या करते हैं, युद्ध नहीं करते हैं। और इसी स्थिति को क्या कहते हैं, अवरोध करते हैं, यानी कि इसमें क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। या जो युद्ध होता है वो इसमें युद्ध की स्थिति नहीं होती, मतलब एक दूसरे से वो डर के मारे या युद्ध के प्रभाव को सहन ना करने के बहाने से वो युद्ध नहीं करते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अवरोध बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही महाशक्तियां क्या है, क्षमता एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में काफी सक्षम है, इसलिए वो क्या करते हैं, आपस में युद्ध नहीं करते। देतांतवाद इसी को ही कहते हैं। देतांतवाद मतलब होता है स्थिरता। देतांतवाद को हम स्थिरता में बोल सकते हैं, मतलब कि भाई दोनों ही महाशक्तियां क्या है, एक ही जगह पे स्थिर हो जाते हैं, युद्ध नहीं करती बिल्कुल, मतलब एक दूसरे से डरते हैं कि भाई हमें क्या हो सकता है, अगर मतलब हमने उसके साथ युद्ध किया तो नुकसान क्या होगा, दोनों को ही होगा, इसलिए वो युद्ध नहीं करती, स्थिरता आ जाती है। ठीक है ना, तो अवरोध और देतांतवाद क्लियर हो गया। अवरोध मतलब दोनों ही शक्तियां, महाशक्तियां एक दूसरे को क्षति पहुंचाने की क्षमता रखती हैं, जिस वजह से वो आपस में युद्ध नहीं करती, देतांतवाद, और इसी स्थिरता को देतांतवाद बोला गया, यानी कि जो वो युद्ध नहीं कर रही हैं और इस एक स्थिरता आ जाती है, तो इसी स्थिरता को देतांतवाद बोला। परमाणु कार्यक्रम, भाई अमेरिका ने जब जापान पर परमाणु बमों से हमला किया तो सोवियत संघ ने क्या करा भाई, तुरंत परमाणु हथियारों का मतलब परीक्षण करना स्टार्ट किया, परमाणु हथियार बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, यानी कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में सोवियत संघ भी परमाणु राष्ट्र एक बन गया और अमेरिका का एक और प्रतिद्वंदी के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक, फिर है पारस्परिक विरोधी। तो अब भाई जो भी कार्य हो, ठीक, अगर अमेरिका के जो भी कार्य हो, चाहे सोवियत संघ जो भी कार्य करे, चाहे जिस भी फैसले में करे, तो वो क्या होता था भी, परस्पर एक दूसरे के विरोध करते थे। ठीक, एक तो इसमें देखा होगा यूएनओ था, यूएनओ पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में दोनों ही देश शामिल थे। ठीक, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाई गई थी अन्य आने वाले विश्व युद्धों को या युद्धों को रोकने के लिए, तो उसमें ये दोनों ही अमेरिका, यूएसए, ठीक, और यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रूस, ठीक, ये फुल फॉर्म अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इन्होंने क्या करा, दोनों ही इसमें शामिल थे, तो दोनों ही एक दूसरे के विरोधी थे। अगर जिस फैसले के लिए यूएसए राजी होता था तो यूएसएसआर, सोवियत संघ, उस पर मना कर देती थी। अगर और यूएसएसआर किसी फैसले पर हामी भरती थी तो यूएसए उस पर मना कर देता था, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते थे। ठीक है, तो यानी कि यूएनओ में भी काफी रसाकशी होती थी, जिस वजह से शीत युद्ध का उत्पत्ति या शीत युद्ध के कारण में इसको गिना जाता है। फिर है यूरोप पर साम्यवादी प्रवर्चस्व, यानी कि यूरोप जो था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, भाई एक जो यूरोप था द्वितीय विश्व युद्ध का अखाड़ा था, यानी जो भी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध वो यूरोप में ही हुए, और यूरोप का आधा हिस्सा यानी जो पूर्वी यूरोप था, पूर्वी यूरोप कहाँ चला गया भाई, साम्यवादी वर्चस्व यानी साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया उसने, और जो पश्चिमी यूरोप था उसने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया। ठीक है ना, पश्चिमी और पूर्वी यूरोप, तो पश्चिमी यूरोप था पूंजीवादी और पूर्वी यूरोप था साम्यवादी। तो इस विचारधारा को जब यूरोप पर साम्यवादी वर्चस्व को बढ़ता देख, जो अमेरिका था उससे भी शीत युद्ध के प्रभाव, उसने भी मतलब अपने पश्चिमी यूरोप को अपने फेवर में लिया, और इससे क्या हुआ, विश्व दो गुटों में बटा, जिसके कारण शीत युद्ध को बढ़ने में सहायता मिली। ठीक, तो ये थे कुछ शीत युद्ध के कारण। तो वैचारिक मतभेद, शक्तियों की प्रतिद्वंदिता, परमाणु कार्यक्रमों का ज्यादा होना, पारस्परिक विरोधी होना, यूरोप पर साम्यवादी वर्चस्व का होना। ठीक है, तो मैं इसके ना नोट्स भी दे दूंगा पीडीएफ में। ठीक, तो अब ज्यादा टेंशन मत लेना कि इसमें अब दिख नहीं रहा है या कुछ शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मतलब एक डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक, मैं थोड़ा आपको बता दूं इसमें कुछ शॉर्ट नेम, जो कुछ की पॉइंट्स फुल फॉर्म्स बताऊंगा किस। ठीक है ना, तो इसमें एक वर्ड आएगा यूएसए, यूएसएसआर, यूएनओ, ठीक है, NAM। ठीक, अब जो कुछ इसमें फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है वो है, जैसे यूएसए भाई आता है, यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, अगर कहीं आ जाए यूएसएसआर, तो यूएसएसआर क्या होता है भाई, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रूस, यानी समाजवादी सोवियत गणराज्य। ठीक, उसके बाद यूएनओ, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक, अब फिर एक आता है NAM, नाम, तो इसको बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको हम हिंदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं। फिर आता है नाटो। नाटो ये एक सैन्य संगठन है जिसके बारे में मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, नाटो, वार्सा पैक्ट, सीटो, सेंटो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है,
तो नाटो क्या है? नाटो एक सैन्य संगठन है जो शीत युद्ध का है एक प्रभाव के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। सो गाइज अब तक के लिए बस इतना ही। बाकी की जितने भी पॉइंट्स रहते हैं जैसे शीत युद्ध के प्रभाव और इसके दायरे, ठीक है, और गुट निरपेक्ष, ये सब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप इतना करो, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करो, और भाई इसको शेयर करो क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके आप तैयारी करो। और हम जो है अभी पेपर तक, आज से लेकर और पेपर तक एक क्रैश कोर्स चलाएंगे जिसमें आपको